अमेरिका क्या जंग हार चुका है? क्या अमेरिका को अब घुटने टेकना पड़ेंगे? मैंने अपनी पहली वीडियो में कह दिया था कि एक मुल्क ऐसा है मिडिल ईस्ट में कि जिस पर एक हमला पूरे मिडिल ईस्ट को आग में बिखेर सकता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, मैं हमजा अली इब्रार। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए और मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नई अपडेट्स, करंट डेवलपमेंट्स जो मौजूदा सिनेरियो में हो रही हैं वो आप तक मिलती रहें। डोनाल्ड ट्रंप साहब की बौखलाहट का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कभी कहते हैं कि हमने रजीम चेंज ईरान में कर दी है और कभी कहते हैं कि हमने रजीम चेंज तो करनी नहीं थी, हम तो वहाँ पर रजीम चेंज करना ही नहीं चाहते, हमारे तो बड़े गुड रिलेशंस हैं ईरान के लोगों के साथ, हम ईरान के लोगों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। कभी कहते हैं कि हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोल दी है, वहाँ पे हमारे जहाज घूम रहे हैं। ईरान को एब्यूजिव लैंग्वेज के साथ कभी गालियाँ देते हैं, कभी सऊदी अरब के बादशाह को गाली देते हैं। आखिरकार एक सुपर पावर को गालियाँ देने और इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करने पर क्या उनको ख्याल नहीं आया कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं ये रिप्रेजेंट ईरान को नहीं कर रहे जिनको ये दहशतगर्द कहते हैं, ये भारत को नहीं कर रहे जो हिंदुत्व सोच रखते हैं, ये तो रिप्रेजेंट अमेरिका को कर रहे हैं जो लिबरलिज्म थ्योरी को, सेकुलर निज़ाम को दुनिया पे राइज करवाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि दुनिया में डेमोक्रेसी होनी चाहिए। अगर डेमोक्रेसी ये है और डेमोक्रेसी की रिप्रेजेंटेशन डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं तो माजरत के साथ हमें ऐसी डेमोक्रेसी नहीं चाहिए, ये कहना है ईरान के लोगों का। अमेरिका क्या जंग हार चुका है? क्या अमेरिका को अब घुटने टेकना पड़ेंगे? मैंने अपनी पहली वीडियो में कह दिया था कि एक मुल्क ऐसा है मिडिल ईस्ट में कि जिस पर एक हमला पूरे मिडिल ईस्ट को आग में बिखेर सकता है। ईरान है। ईरान, बिल्कुल आपने ठीक सुना है, ये वही मुल्क है जिसने इसराइल के दांत खट्टे किए थे। बहुत सारे आर्टिकल्स को पढ़ने के बाद मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि वेनेजुएला के बाद माइट बी पॉसिबल ईरान की बारी है, क्योंकि ट्रंप के अंदाजे और उसके जो स्टेटमेंट्स हैं वो क्लियर हैं। यूएसए मुझे लगता है कि ईरान पर हमला करने वाला है। जी हाँ, ये मुल्क ईरान है। ईरान एक सकाफत है, ईरान एक ऐसी सिविलाइजेशन है जिसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि हम ईरान की पूरी सिविलाइजेशन को ख़त्म कर देंगे। इस बात में बिल्कुल कोई शुबा नहीं है कि ईरान की हुकूमत की तरफ से गलत पॉलिसीज़ की जानिब से ईरान ने जो गलत पॉलिसीज़ अपनाई थी उसकी वजह से उनकी जो अवाम थी वो नाराज़ थी। लेकिन हम देखते हैं कि किस तरीके से ईरान की आवाम बाहर निकलती है अपने मुल्क के हक में, अपने नेशनल इंटरेस्ट के हक में। अमेरिका का ईरान पर हमला करना मेरी समझ से तो बाहर है। अगर आपको समझ आ जाए तो मुझे समझा दीजिए। ईरान का मसला इसराइल के साथ था। इसराइल लेबनान पर अटैक कर रहा था, एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस के ऊपर अटैक कर रहा था, जिसमें हमास आ जाता है, जिसमें हिजबुल्लाह आ जाता है और रेजिस्टेंस फ्रंट जैसे ग्रुप्स आ जाते हैं। ऐसी कौन सी नौबत सुपर पावर पर आ चुकी थी कि जिन्होंने डिसाइड किया कि हाँ हम ईरान पर अटैक करेंगे। इस वक्त सिचुएशन इतनी कशीदा हो चुकी है, इतनी कशीदा हो चुकी है कि समझ नहीं आ रहा कि फ्यूचर की डेवलपमेंट्स क्या होंगी। अगर हम अमन की बात कर लें तो अमन के लिए कोशिशें करने वाला एक मुल्क आपको नजर आएगा पूरी दुनिया में और वो है पाकिस्तान। मैं इमोशनली या पैट्रियटिज्म को सामने रख के बात नहीं कर रहा, बिल्कुल मैं एक न्यूट्रल तज्जिया कर रहा हूँ कि आप यूनाइटेड नेशन को देखें, यूनाइटेड नेशन का क्या किरदार है। आज जो लोग कह रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन में चाइना ने वीटो कर दिया, उन लोगों को ये नज़र नहीं आता था कि जब इसराइल मासूम शहरियों के ऊपर, मासूम गज़ा के लोगों के ऊपर जब बमबारी कर रहा था और तब जब तमाम लोगों ने रेजोल्यूशन पास की कि ये सीज़ फायर होना चाहिए, तब अमेरिका वीटो कर दिया करता था, तब तो कोई नहीं बोला। आज लोग कह रहे हैं वीटो पावर नहीं होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में अक़वाम मुत्तहिदा अपना जो किरदार है वो यूनिलैटरली इसराइल के साथ निभाता रहा है और आज अक़वाम मुत्तहिदा के ऊपर कोई एतमाद नहीं कर सकता कि अक़वाम मुत्तहिदा दुनिया में अमन कायम कर सकती है। जिस तरीके से लीग ऑफ नेशन फेल हुई, जिस तरीके से आलमी इदारे अमन कायम करने में फेल हुए, आज हम देख रहे हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा यूनाइटेड नेशन पर ये नौबत आ चुकी है कि वो दुनिया में अमन नहीं करवा सकता। आज सारी दुनिया ने देख लिया है कि कश्मीर की आवाम किस तरीके से अकेली रह चुकी है। अगर पाकिस्तान उनकी इखलाकी और डिप्लोमेटिकली मदद ना करता तो कश्मीरी भी देखते रह जाते।
اگر غزہ کے لوگوں کی ڈپلومیٹکلی اور اخلاقی مدد ایران نہ کرتا تو غزہ کے لوگ بھی مایوس رہ جاتے، کیونکہ عرب ممالک کا حال تو آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہے۔ تو آج ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ پاکستان جو آج ایران اور امریکہ کے درمیان جو امن کروانے کی کوشش کر رہا ہے، مذاکرات کروانے کی کوشش کر رہا ہے، وہ کاوشیں بہت سنسیئر ہیں۔ ہم آنیسٹلی یہ کوششیں ہماری جو عاصم منیر صاحب اس پہ ان کا بلا شبہ اس پہ ان کی بڑی محنت ہے، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کی اس میں بہت کاوشیں ہیں، ہماری اپوزیشن کا اس پہ کردار ہے، ہماری حکومت کا اس پہ کردار ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ خطے پہ امن ہو، لیکن اسرائیل نہیں چاہتا کہ یہ امن برقرار رہے۔ اسرائیل جب بھی ہم امن کروانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے درمیان مذاکرات کروانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ اسلام آباد ایکارڈز کی ایگزامپل دیکھ سکتے ہیں، جب بھی مذاکرات ہوتے ہیں اسرائیل لبنان پر اٹیک کرتے ہیں۔ آج یہ واضح ہو چکا ہے کہ امریکہ یہ جنگ ہار چکا ہے۔ امریکہ کی یہ وہ جنگ تھی ہی نہیں جس کے لیے اس نے جنگ ہاری۔ ناظرین، آخر میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ کیا اسرائیل پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کا سوچ رہا ہے یا اسرائیل ترکیے کے دانت کھٹے کرنا چاہتا ہے؟ اگر آپ کو میرا تجزیہ پسند آیا ہو اور میرا انداز بیان پسند آیا ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ نئی اپڈیٹس آپ تک پہنچائی جا سکیں۔